न्यूमरोलॉजी बेसिकली होती क्या है? न्यूमरोलॉजी, इट इज अ साइंस ऑफ नंबर्स। अगर हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की तो इट इज अ साइंस ऑफ नंबर्स। और नंबर्स और अल्फाबेट्स ये दो चीजें हैं जिनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है और उनका कोरिलेशन है डायरेक्टली विद द प्लैनेट्स। तो जब ये जाके आप नंबर्स को रिलेट करेंगे या अल्फाबेट्स को नंबर्स के साथ रिलेट करेंगे और उनका जब आपको प्रेडिक्शंस निकालना है तो आप उन नंबर्स को प्लैनेट के साथ लिंक करेंगे और प्लैनेटरी जो इफेक्ट्स हैं उसके हिसाब से आप उसका सामने प्रेडिक्शन करेंगे। बेसिकली बहुत शॉर्ट सब्जेक्ट है, साथ ही साथ बहुत वास्ट भी है। आप जितना डेप्थ में जाएंगे उतनी नई नई चीजें आपको समझ में आने लग जाएगी, नए नए कॉम्बिनेशन समझ में आने लग जाएंगे, नए नए तरीके निकालोगे, आप खुद अपने तरीके निकाल पाओगे प्रिडिक्शंस करने के। तो अभी हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के जो मुख्य दो तीन चीजें होती हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। पहला है नंबर्स। नंबर्स में क्या हो गया है? 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर्स जो है ये न्यूमरोलॉजी के नंबर्स हैं। दूसरा अल्फाबेट्स, जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स है A to Z, वो है मतलब हम नाम की जब बात करते हैं तब ये अल्फाबेट्स काम में आते हैं। अगेन अल्फाबेट्स जो है उनकी एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती है, वो हम आगे नेम न्यूमरोलॉजी करेंगे तब उसमें देखेंगे कि किस तरह से कौन से अल्फाबेट की क्या वैल्यू होती है। तो इस तरह से अल्फाबेट्स की वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम अल्फाबेट से जब किसी का नाम चेक करते हैं तो उसके नंबर्स निकालते हैं अल्फाबेट से उसके नाम के, एंड देन फिर हम वापस से नंबर्स टू नंबर्स उसको कोऑर्डिनेट करते हैं और उसको कोशिश करते हैं रिलेट करने की कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये इसके लिए फ्रेंड नंबर है, एनिमी नंबर है, सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सारी चीजें फिर उसके बाद शुरू होती है। नंबर्स अल्टीमेटली लिंक है आपके प्लैनेट से। तो अगर हम प्लैनेट्स की बात करेंगे तो नंबर्स किस तरह से काम करते हैं, तो एक नंबर जो है वो लिंक होता है आपके सूर्य से, सन से। 2 नंबर होता है वो आपका लिंक होता है मून से, चंद्रमा से। 3 नंबर है वो लिंक होता है आपके जुपिटर ग्रह से, गुरु से। 4 नंबर जो ग्रह है वो आपका लिंक होता है राहु से। 5 नंबर ग्रह है वो आपका लिंक होता है बुध से, मरकरी से। 6 नंबर ग्रह है वो आपका होता है शुक्र से। 7 नंबर जो है वो केतु ग्रह है। 8 नंबर है शनि। और 9 नंबर है वो हमारे मंगल है। मंगल ग्रह जो है वो 9 नंबर पर लिंक होता है। तो ये बेसिकली दिस इज न्यूमरोलॉजी। और अब हम जब पढ़ेंगे हम इन्हीं तीन चीजों के बीच में घूमते रहेंगे और यहीं से इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हम लोग सारी चीजें निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे लिए फेवरेबल है, क्या हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। ठीक है, ये हो गया अबाउट द न्यूमरोलॉजी, ये होता क्या है। अब हिस्ट्री ऑफ न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे कि ये न्यूमरोलॉजी आई कहाँ से है। किसी ने तो इसको इजाद किया होगा, किसी ने तो बनाया होगा इस साइंस को, तो ये आया कहाँ से? अब ये न्यूमरोलॉजी के लिए ये कहा जाता है कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे हमारे वैदिक संस्कृति की, हमारे यहाँ की हिंदुस्तान की वैदिक संस्कृति की, तो हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, जितने भी वेद थे उसमें एक सब्जेक्ट था एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में, जो ज्योतिष जिसको बोलते हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है। आज की डेट में भी अगर कोई व्यक्ति पूरी लाइफ टाइम उसको पढ़ाई करता है, अब मान के चलिए उस व्यक्ति को 20-25% से ज्यादा एस्ट्रोलॉजी आएगी नहीं, लेकिन जिसको 20-25% भी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज आ गया तो आप ये समझ लीजिए कि वो बहुत ही हाईली नॉलेजेबल व्यक्ति हो जाता है एस्ट्रोलॉजी का। इतने बेहतरीन प्रिडिक्शंस कर सकता है। तो ये हमारे यहाँ तो वेद पुराण में है, एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट था। एस्ट्रोलॉजी के अंदर अलग अलग ब्रांचेस होती थी। कोई वास्तु एक ब्रांच होती थी, अंक ज्योतिष एक ब्रांच होती थी। अभी अपने जो मंत्र तंत्र होता है वो सब हुआ करते थे उसके अंदर, ऐसे कई चीजें उसके अंदर आती थी। वहां से पुराने लोग थे वो तो पढ़ लिख के समझ जाते थे, उनको तो देवी नॉलेज हुआ करता था, तो वो इतने बड़े बड़े गूढ़ विज्ञान को भी पढ़ लेते थे। बाद में धीरे धीरे समय बदलता गया, लोगों की शक्तियां कम होने लगी थोड़ी, तो वहां से उन्होंने चीजों को अलग करना शुरू किया। उन्होंने वास्तु को अलग निकाल दिया, उसको एक अपना अलग सेपरेट सब्जेक्ट बना दिया। अंक शास्त्र जो था न्यूमरोलॉजी उसको निकाला, उसको एक सेपरेट सब्जेक्ट बना दिया। इस तरह से सेपरेशन चलते गया सब सब्जेक्ट्स का, और वो इंडिविजुअल एक एक फील्ड बनती गई। उसी में से एक जो है वो जिसको हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं, वो अंक शास्त्र, वो एक अलग से फील्ड बन गई।
ये हो गया हमारे वैदिक न्यूमरोलॉजी के बाद। आगे अगर हम देखेंगे कि अब जो मेथड प्रैक्टिस में आ गए वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, अभी हम भी जो सीखेंगे दैट इज वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी। बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन कैल्डियन मेथड, चैल्डियन मेथड जिसको हम बोलते हैं। तो आपने पुराने नाम सुने होंगे, मेसोपोटामिया जो एक देश था, वहां के लोग जो होते थे, मतलब सदर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया, साउथ भाग जो था, दक्षिण भाग मेसोपोटामिया का, वहां पर लोग हुआ करते थे, एक प्रजाति होती थी पूरी, उनको चैल्डियन प्रजाति बोला जाता था, चैल्डियंस। वो लोग वैज्ञानिक तरीकों से या वैज्ञानिकी चीजें सीखने में बहुत माहिर थे, नए नए रिसर्च करने में माहिर थे। और ये बात मैं बता रहा हूँ लगभग 6000 साल पहले की, 5 से 6000 साल पहले की। उस समय वो लोग बच्चों को प्रेरित करते थे पढ़ाई करने के लिए बहुत ज्यादा, और उनकी सारी पढ़ाई होती थी विज्ञान पे बेस्ड। हर चीज का आविष्कार करना, सीखना, कौन सी चीज कैसे होती है, गुड़ विज्ञान जो है पुराने, वो सीखते थे वो लोग। वहां पर जो चैल्डियन लोग थे वो लोग गणित में भी बहुत माहिर थे, प्लैनेट की पोजीशन के अंदर बहुत माहिर थे, प्लैनेट्स की स्टडी करने में माहिर थे, अंकों का प्लैनेट्स के ऊपर कैसे इफेक्ट आता है, किस व्यक्ति के ऊपर कैसे इफेक्ट आता है, उसको रिलेट करने में माहिर थे। तो बेसिकली अंक ज्योतिष जो हम कहते हैं, तो ये वहां से, इसका जो चाइल्डियन मेथड था वहां से आया। A to Z अल्फाबेट्स जो थे वो भी उन्होंने, उसके भी इफेक्ट, किसी का नाम ए से शुरू होता है तो क्या होगा, किसी का बी से शुरू होता है तो क्या होगा, वो सारे इफेक्ट्स उन्होंने देखे। उन्होंने उसको रिलेट किया नंबर के साथ, नंबर के साथ फिर प्लेनेट के साथ, ऐसे कोरिलेशन करते करते वहां से वो कैल्डियन फॉर्म, चाइल्डियन फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी है, वो वहां से इजाद हुआ। और जो आज हम देख रहे हैं वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में, चाइल्डियन मेथड हमारे जो एशियन सब कॉन्टिनेंट में है, यहाँ पर हाईएस्ट प्रयोग में आता है चाइल्डियन मेथड। थोड़ा सा क्रिटिकल होता है कई बार, बट फिर भी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एंड आई थिंक हम तो ये बोलेंगे कि 80-85% टू 90%, डिपेंडिंग ऑन जो कंसल्टिंग कर रहा है उसके स्टडी के ऊपर, 90% तक भी ये सटीक बैठते हैं। तो ये एक स्कूल हो गया न्यूमरोलॉजी का, सेकंड हो गया ये। अब इसमें क्या हो गया, चाइनीज न्यूमरोलॉजी भी आ गई साथ में, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी भी आ गई। हालांकि ये मैं आपको इसकी हिस्ट्री बाद में बताऊंगा, उसका भी एक टॉपिक आएगा जब मुझे उसकी हिस्ट्री आपको बतानी पड़ेगी, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे चाइनीज एस्ट्रोलॉजी जो है वो मिक्स हो गई चाइल्डियन मेथड के साथ। तो ये बहुत सटीक हो गया, जो आज मैं आपको 90% तक भी एक्यूरेसी बोल रहा हूँ इनकी। ये चाइल्डियन मेथड के अंदर जब लोशु ग्रिड मिला, लोशु ग्रिड आपने नाम सुना होगा। तो जो जी सर। लोशु ग्रिड जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है, वो जब इससे मिला तब जाके ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गई, और प्रेडिक्शंस बहुत अच्छे आने लगे, और प्रेडिक्शंस करने के अलग अलग नए नए तरीके भी इजाद हुए उससे। तो ये इस तरह से हुआ। ठीक है, अब ये दो स्कूल हो गए। अब थर्ड स्कूल जो था वो था पाइथागोरन सिस्टम न्यूमरोलॉजी का। आप लोगों ने नाम सुना होगा पाइथागोरस का। पाइथागोरस जो एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियंस थे, ये बात भी लगभग उसी समय की है। वो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, नंबर्स के ऊपर उनकी कमांड बहुत जबरदस्त थी। उनको जब पता पड़ा कि नंबर्स और प्लैनेट से मिलकर हम कुछ कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं, उसकी परेशानियों के बारे में जान सकते हैं, उसको सॉल्यूशंस दे सकते हैं, तब वहां से पाइथागोरस ने इसके ऊपर स्टडी करने की कोशिश करी। स्टडी करने के चाहिए इसके लिए उनको जब पता पड़ा तो वो वहां से मेसोपोटामिया भी गए थे, और कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 20 से 22 साल वहां पर रह के पूरी तरह से उसकी स्टडी करी है। फिर उन्होंने उनका अलग फॉर्म बनाया न्यूमरोलॉजी का, पाइथागोरन सिस्टम बनाया। प्लैनेट्स वहां भी यही सब है, बट वहां पर जो न्यूमरिक सिस्टम, अल्फाबेटिक सिस्टम है, वो थोड़ा अलग है, उसको थोड़ा इजी कर दिया गया है। पाइथागोरन सिस्टम में अल्फाबेट्स में 1 to 9 काउंट होता है, वेरेज हम जो पढ़ेंगे सिस्टम उसके अंदर 1 से 8 तक ही काउंट होता है, 1 से 9 तक उसमें नहीं गिनते हैं। 9 नंबर उन्होंने अल्फाबेट्स को अलॉट किया ही नहीं है चाइल्डियन लोगों ने, तो हम लोग वो पढ़ेंगे। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ न्यूमरोलॉजी। ये कहाँ से आई है न्यूमरोलॉजी, कैसे इसको मतलब उत्पत्ति हुई है, कैसे ये आना शुरू हुआ। और ऐसे देखा जाए तो न्यूमरोलॉजी शब्द जो है ये बहुत बाद में आया है, पहले कई और नाम थे इसके। न्यूमरोलॉजी शब्द का एक
अगर हम इतिहास देखेंगे, जो प्रूफ मिलते हैं वो लगभग आप मान के चलिए 1900 के बाद मिलते हैं। 1900 के बाद के कुछ प्रूफ मिलते हैं जहां पर न्यूमरोलॉजी शब्द प्रयोग में आया था। इसको पहले एरिथमेंसी कहा जाता था। एरिथमेंसी मैथमेटिक्स और डिवाइन नंबर्स, मतलब एरिथ जो होता था उसका मतलब होता है नंबर्स, और मेंसी जो होता था वो डिविनेशन होता था, मतलब डिवाइन नंबर्स कहा जाता था, इसको डिवाइन डिजिट्स कहा जाता था। तो ये इस तरह से नाम था। बाद में 1900 के बाद इसका नाम पड़ा न्यूमरोलॉजी, बिकॉज ये नंबर्स पे बेस्ड था, इसके लिए इसको वैज्ञानिक नाम दिया न्यूमरोलॉजी का। और वहां से ये हमारी जो मॉडर्न न्यूमरोलॉजी है ये चलन में आ गई। ठीक है। अब ये हिस्ट्री हो गई है न्यूमरोलॉजी की, और उसके बाद में आपको मैंने बताया कि ये न्यूमरोलॉजी आई कैसे है और होती क्या है। अब हम लोग सबसे पहले एक चीज समझेंगे नंबर्स को, कि नंबर्स होते क्या हैं। हम जो 1 से 9 नंबर तक की बात करते हैं, अगर वो ग्रहों से रिलेटेड है तो उसको हमें याद कैसे रखना है। मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा उसको याद रखने का। अगर वो आप एक स्टोरी के जैसे याद रखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, और वैसे बहुत इजी है, आपको थोड़े समय में आपको धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। बट ये समझना जरूरी है कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकाले जाते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि भाई विकास जी है, तो विकास जी का बर्थ नंबर अगर 1 तारीख है, तो 1 तारीख मेरे को कैसे दिमाग में आएगा कि मेरे को 1 तारीख के लिए क्या बोलना है, या विजुलाइज क्या करना है कि विकास जी कैसे होंगे 1 तारीख वाले। तो तब मुझे वो ध्यान आता है कि 1 तारीख किसका, 1 तारीख सूर्य का है। तो सूर्य कैसा होगा, सूर्य की क्वालिटीज क्या होगी, उसको क्या तकलीफें आ सकती है, उसका नेचर कैसा होगा, वो उस तरह के लोग जो होंगे, सूर्य के तरह के लोग, वो किस प्रोफेशन में जा सकते हैं, उनको कौन सी बीमारी हो सकती है। तो ये सारी चीजें हमको कैसे याद रखनी है, हम थोड़ा सा स्टडी करके याद रख सकते हैं थियरी, बट अदरवाइज हम ऐसे भी याद रखते हैं एक स्टोरी के माध्यम से कि ये क्या है, इनको कैसे देखा जाता है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को, आप समझने की कोशिश करना उस चीज को। मैं अगर यहाँ पर लिखूंगा तो आप लोगों को दिखेगा। जी। जी। ठीक है। हाँ जी। कोशिश करूंगा बड़ा लिखने की। अभी सबसे पहले हम चलेंगे 1 नंबर पे। 1 नंबर पे, तो 1 नंबर जो है ना, अभी आप ये मान के चलिए कि अभी जो मैं आपको नंबर्स बताऊंगा, ये नंबर सारे एक मंत्रिमंडल के नंबर, एक कैबिनेट है, मिनिस्टर्स की कैबिनेट एक है। ठीक है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, फिर उसके बाद में संरक्षण मंत्री होते हैं, उसके बाद में कोई हमारे जो सलाहकार होते हैं, ऐसे सब अलग अलग जो मंत्रालय आज की टाइम में किया गया है। तो वैसे हम इसको देखेंगे कि ये अंतरिक्ष का मंत्रालय है, ये ग्रहों का मंत्रालय है। कौन ग्रह क्या काम करता है, उसका जो इंपॉर्टेंस है उस मंत्रालय में क्या है, उसके हिसाब से हम याद करने की कोशिश करें। ठीक है। तो पहला कौन है, सूर्य है। इसका जो 1 नंबर होता है ना, आप लोग थोड़ा नोट डाउन भी कर सकते हो। 1 नंबर होता है सूर्य का, सन का। तो सन मतलब कौन है, आज अगर हम बात करेंगे तो सन की, तो सन जो होता है इस मंत्रिमंडल का या इस राज घराने का जो भी है वो राजा है, किंग है ये। तो इसको हम बोलेंगे किंग की उपाधि देंगे, ये किंग है, राजा है। ये सबसे पावरफुल है। अब अगर हमारे दिमाग में आ जाता है कि ये राजा है, तो राजा क्या होता है, सबसे पावरफुल होता है। बराबर है। राजा की गर्मी बहुत तेज होती है, मतलब उसमें एक जोश रहता है। राजा का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है, अलग ही लेवल का रहता है। लेकिन राजा इतना गर्म होता है तो हो सकता है कि राजा को शारीरिक व्याधि भी हो, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, खून की डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ऐसी सब तकलीफें हो सकती है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हमको वो बाद में समझेंगे एक एक चीज करके। हम लोग उस तरह से समझेंगे इसके अंदर कि राजा का महत्व क्या होता है, मतलब सन का महत्व क्या है, 1 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। अब यहां पर देखेंगे तो 1 नंबर राजा हो गया है। उसके बाद में दूसरा नंबर आएगा मून का। 2 नंबर जो है हमारा वो चंद्रमा के लिए आता है। ठीक है। 2 नंबर को हम चंद्रमा से रिलेट करते हैं। अब चंद्रमा कौन है, 2 नंबर कौन हो गया है, 1 नंबर अगर राजा हो गया है तो 2 नंबर उसकी रानी हो गया है। 2 नंबर उसकी रानी हो गई है। ठीक है। तो ये मंत्रिमंडल की, मतलब जो एक उनकी राजघराने की हमने शुरुआत कर दी है। पहला राजा है, दूसरी रानी है।
अब 2 नंबर को हमने रानी का दर्जा दिया है, ठीक है। अब 2 नंबर को अगर हमने रानी बोला है तो उसके पावर्स जो है वो राजा के बराबर है, क्योंकि रानी के पावर्स तो राजा के बराबर होते ही हैं। लेकिन राजा बहुत एरोगेंट हो सकता है, राजा को सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो कई बार वो प्रैक्टिकल नेचर का भी हो जाता है। लेकिन रानी क्या है, क्योंकि वो महिला है, तो थोड़ी सी इमोशंस लेके होती है। मतलब उसका जो पावर है वो ग्रेस के साथ है, एक शालीनता के साथ है। ताकत तो बहुत है उसके अंदर भी, लेकिन वो शांति से, शालीनता से सारी चीजों को करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो ये है 2 नंबर की विशेषता, मून जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद आएगा 3 नंबर। 3 नंबर किसका होता है, जुपिटर का। जुपिटर मतलब गुरु, बृहस्पति। तो 3 नंबर बृहस्पति का, गुरु का होता है। अब 3 नंबर गुरु का है, तो हमने क्या किया है अपने मंत्रिमंडल में, पहला राजा, दूसरी रानी, और तीसरा कौन, तीसरा है उनका देव गुरु। उसको हम देव गुरु बोलते हैं। इनको हम देव गुरु बोलते हैं 3 नंबर को। ये नाम से ही आपको पता पड़ेगा, देव गुरु। देव गुरु का मतलब क्या होता है, वो गुरु जो कुछ अच्छा सिखाते हैं, शालीनता से रहते हैं, कभी भी गलत काम में फंसने नहीं देते हैं किसी को, उनको शिक्षा देते हैं कि आप किस तरह से आगे बढ़ो। गुरु मतलब नॉलेज देते हैं, टीचर्स होते हैं। आपको अपनी जीवन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपका गुरु ही आपको उससे बाहर निकाल सकता है। चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे वो आपका आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, लेकिन जिसकी बात या जिसकी सलाह आप मानते हो वो भी आपका गुरु हो सकता है। या आपके घर में ही कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको हर जगह सलाह दे और वो आपके अच्छे के लिए दे, तो वो भी आपका गुरु हो गया। तो गुरु का मतलब ये होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे 3 नंबर जुपिटर से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर गुरु को उसको ध्यान देते हैं, ये देव गुरु है, जिसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है मंत्रिमंडल के अंदर। चौथा जो होता है 4 नंबर, 4 नंबर होता है राहु का। ये राहु का नंबर होता है 4 नंबर। 4 नंबर जो राहु का होता है वो, हाँ 4 नंबर जो राहु का होता है वो क्या काम करता है, वो सर्विस ओरिएंटेड नंबर होता है। वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। राजा को एक व्यक्ति हमेशा ऐसा चाहिए होता है, जब राजा उसको कोई ऑर्डर दे तो वो बिना सोचे समझे उसके लिए भागना शुरू करे और उस ऑर्डर को किसी भी कीमत पे फुलफिल करके छोड़े। यहाँ पर राहु की कंडीशन वही है। राहु का काम है दौड़ना, बहुत दौड़ना, भगाना। आप उसको शांति से बैठा दोगे तो वो विचलित हो जाएगा। और 1 नंबर वाले जो लोग होते हैं उनका ऑर्डर फॉलो करना, ये 4 नंबर का मुख्य काम है। अगर 1 नंबर के साथ उनकी जोड़ी जम गई, जैसे अगर 1 नंबर वाला पति है, 4 नंबर वाली पत्नी है, तो पति जो बोलेगा वो पत्नी के लिए फाइनल अथॉरिटी हो जाएगी, फाइनल ऑर्डर हो जाएगा। अगर इसका उल्टा है तो पत्नी जो बोलेगी तो वो व्यक्ति, उसके लिए पति जो है वो हर काम करने के लिए तैयार होगा, बिना सोचे समझे उसका हर आदेश मानेगा। ये 1 और 4 का कॉम्बिनेशन होता है। तो 4 नंबर राहु होता है, सर्विस ओरिएंटेड नंबर होता है। उसकी एक आदत होती है हमेशा लोगों की मदद करना, चाहे कोई बोले या ना बोले, और हमेशा अपने मालिक का ऑर्डर फॉलो करना। 4 नंबर के लोग ज्यादा करके अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं, हमेशा अपने बॉस के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अगर उनका बॉस 1 नंबर का है, जिसका नंबर 1 आता है, तो आप मान के चले कि वो एम्प्लॉयर जो है उसकी हर बात ये एम्प्लॉय मानेगा, 4 नंबर वाला। इस तरह के लोग होते हैं 4, तो ये 4 नंबर का इंपॉर्टेंस है। 5 नंबर की बात करेंगे तो 5 नंबर जो है वो आता है आपका मरकरी का, मतलब बुध का। जो बुध ग्रह होता है वो 5 नंबर को रिलेट करता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 5 नंबर को, इसको हम बोलते हैं प्रिंस, राजकुमार ग्रह बोलते हैं इसको। इसको हम राजकुमार ग्रह बोलते हैं, प्रिंस को। तो प्रिंस कैसा होगा, आप थोड़ा सा एक अनुमान लगाइए कि एक राजा का बेटा, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो किस तरह से नेचर होगा उसका, क्या करेगा। तो उसकी आदत क्या रहेगी, एकदम मस्त मौला रहेगा वो व्यक्ति। पहले तो उसको आगे पीछे किसी की कोई चिंता नहीं है। जो भी तरीके से, जो भी समय पर जिस तरह से अपने आप को एडेप्ट करना है, या तो वो कर लेगा, या फिर एकदम से वो हो जाएगा कि नहीं,
मैं लोगों के हिसाब से चेंज नहीं करूंगा अपने आप को, लोग मेरे हिसाब से चेंज होने चाहिए। ये बुध की दोनों साइड की क्वालिटीज होती है। जैसा वो बुध का इफेक्ट आता है अपना ग्रिड में, वो कैसा बैठा है, ग्रिड में उसकी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके आधार पर फिर होता है कि उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है। बट अगेन बुध ग्रह जो है उसको ये सारी चीजें पसंद होती है, मस्त मौला रहना, क्योंकि राजा का बेटा है, प्रिंस है, राजकुमार है, उसको कौन क्या बोल सकता है। इसी तरह से बुध के संबंध लगभग बहुत से ग्रहों के साथ अच्छे होते हैं, या तो मित्र संबंध होंगे, मित्र जैसे रहेंगे, या फिर थोड़ा सा न्यूट्रल रहेंगे। दुश्मनी बहुत कम लोगों से होती है। उनकी आदत रहती है हमेशा अच्छा बने रहना, लग्जरी लाइफ भी जीने की आदत होती है। दूसरी चीज, ये दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, चार्मिंग नेचर के होते हैं, और इनकी कम्युनिकेशन की जो आदत है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन, हाईली कम्युनिकेटिव होते हैं ये लोग। किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करना, लोगों से जो अपने पहचान वाले हैं उनसे अच्छे से बात करना, इनके बोलने की ताकत बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छे ओरेटर्स हो सकते हैं ये, भाषणबाजी वगैरह जो करते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग। तो ये प्रिंस है। तो जैसे ही आपके पास अगर कोई आता है कि भाई 5 नंबर है, तो आपके दिमाग में इमीडिएट ये सारी क्वालिटीज की आदमी किस तरह का होगा। ठीक है ना, तो ये 5 नंबर की क्वालिटीज। अभी हम बात करेंगे 6 नंबर की। तो 6 नंबर किसका है? 6 नंबर वीनस का है। वीनस का है, तो वीनस कौन हो जाता है? दैत्य गुरु। वीनस जो है उसको दैत्य गुरु बोलते हैं। अभी हमने देखा था जो 3 नंबर है वो है देवगुरु, 6 नंबर है वो है दैत्य गुरु। ठीक है। अब दैत्य गुरु बोल दिया है तो क्या होगा? दैत्य गुरु पहले तो क्या होगा, थोड़ा सा लग्जरी लाइफ वाला व्यक्ति होगा, जिसको लग्जरी बहुत पसंद है। साथ ही साथ वो फैमिली ओरिएंटेड भी होगा, उसको अपने घर परिवार से भी बहुत ज्यादा लगाव होता है। तो ऐसी चीजें आपको वहां से पता पड़ सकती है कि किस तरह का व्यक्ति होगा। ठीक है, तो ये होगा दैत्य गुरु, जिसको हम वीनस बोलते हैं, शुक्र। अब इसके बाद हम चलेंगे 7 नंबर पे। 7 नंबर किसका है? केतु का है। 7 नंबर हम बात करेंगे केतु की। तो केतु क्या है? केतु को मोक्ष कारक ग्रह बोला जाता है। मतलब ये ऐसा ग्रह है, ये ऐसा नंबर है कि इससे रिलेटेड जो लोग होते हैं वो आध्यात्म की तरफ ज्यादा जाते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ जीने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, और उनके एक डिटैचमेंट की भावना उनके अंदर हो जाती है। अगर 7 नंबर रिपीट हो जाता है पॉजिटिव की तरफ, तो डिटैचमेंट की भावना उनमें आने लगती है, जिसको हम वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य की भावना जो होती है वो उनमें पनपने लगती है धीरे धीरे। अब वैराग्य का मतलब या डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए घर छोड़ के साधु सन्यासी बन जाएंगे। घर में रहते हुए भी वो वैराग्य का पालन कर सकते हैं। चीजों से दूर रहना, अपने लोगों से दूर रहना, या कुछ ऐसी चीजों से, कुछ ऐसी बातों से दूर रहना जो उनको लगता है कि रिलेवेंट नहीं है आज के समय में, उससे दूर रहना, विरक्ति का भाव उनके अंदर आने लग जाता है। ये 7 नंबर के लोग होते हैं, और बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल टाइप के लोग होते हैं 7 नंबर के लोग। तो ऐसे भी राजा के मंत्रिमंडल में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव रहते हैं, सोच समझ के जजमेंट लेने की क्षमता भी उनमें होती है। ऐसे लोग भी उनको, राजा को बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब इसके बाद हमारा आएगा 8 नंबर। 8 नंबर जो है हमारा शनि महाराज का है, शनि ग्रह 8 नंबर, सैटर्न। तो सैटर्न, अगर शनि हमारे दिमाग में आ गया तो क्या कहलाता है? शनि क्या करता है? शनि बहुत तकलीफ देता है। ठीक है। लेकिन जो सच्चाई के रास्ते पे चलेगा, ईमानदारी से काम करेगा, उसको शनि तकलीफों के बाद से निकाल के बहुत अच्छी लाइफ देता है। अच्छे और बुरे में फर्क करना, सच और झूठ में डिफरेंशिएट करना, उसकी ताकत भी शनि महाराज देते हैं। तो शनि महाराज क्या हो गए? वो हो गए हैं जज की भूमिका में, एक जजमेंट देने वाले प्लैनेट हो गए हैं। तो राजा के मंत्रिमंडल में जजमेंट देने वाले लोग भी चाहिए, जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने की शक्ति रख सकते हैं। तो ऐसे लोग भी चाहिए। तो ये शनि महाराज जो है वहां पर जज की भूमिका भूमिका में रहते हैं हमेशा। उसके बाद 9 नंबर आएगा।
9 नंबर मार्स का नंबर है, मंगल का। मंगल ग्रह को सेनापति ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ का जो मंत्रिमंडल है इनका, इसके अंदर मार्स जो है वो एक सेनापति किरदार निभाता है, एक भूमिका निभाता है सेनापति। तो सेनापति हो गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे 9 नंबर के। वो व्यक्ति थोड़ा सा दिमाग से गर्म होगा, इमीडिएट कोई भी एक्शन लेने वाला होगा। साथ ही 9 नंबर के लोग जो होते हैं, मतलब जो मंगल की एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी होता है कि उनको देना आता है। मंगल का काम है देना। अगर किसी ने कोई चीज मांगी तो जो 9 नंबर के लोग होते हैं वो किसी भी हद पे जाके उसको देते हैं, मना नहीं कर सकते हैं वो। आर्ट ऑफ गिविंग होता है उनके अंदर। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, सामने वाले ने मुझसे 50 मांग लिए, मुझे पता है कि मुझे तकलीफ होने वाली है, मैं 1 रुपया भी नहीं दे सकता हूँ, तो भी मैं उनको 50 रुपए दूंगा। अगर नहीं है तो मैं बाहर से उधार लेके उनको दूंगा, लेकिन दूंगा। तो ये नेचर जो है ये 9 नंबर वालों का होता है। तो 9 नंबर वाले लोग जो होते हैं वो सेनापति होते हैं, एरोगेंट होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उनका भी अच्छा होता है। राजा की बात मानना ये उनका परम ध्येय है, परम उद्देश्य है। और 1 नंबर और 9 नंबर की जोड़ी भी है, वो बहुत अच्छी जमती है। अच्छी इन सेंस कैसी कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलते हैं। 1 नंबर ने अगर कोई ऑर्डर दिया है तो 9 नंबर उसको फॉलो करना ही करना है। 9 नंबर ने कुछ बोला है, अगर उसका सबॉर्डिनेट 1 नंबर है तो वो भी साथ में उसको काम करते हुए चलता है। ये है बेसिक, हमारे मंत्रिमंडल की बात करेंगे या बेसिक नंबर्स की बात करेंगे कि हमको कौन से नंबर को किस प्लैनेट के साथ जोड़ना है। जैसे ही अगर हम बोलेंगे 3 नंबर तो हमारे दिमाग में तुरंत गुरु आना चाहिए, जुपिटर जिसको कहते हैं वो आना चाहिए कि 3 नंबर गुरु का है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या पॉजिटिव ट्रेड्स होंगे, क्या नेगेटिव ट्रेड्स होंगे। ये सारी चीजें हमको पता पड़ेगी जब हम नंबर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है। ये नंबर्स मैंने जो बताए हैं इसके अंदर अभी तक किसी को कोई डाउट्स है क्या, तो पूछ सकते हैं। ठीक है सर। समझ में आ गया? जी सर। जी। क्योंकि ये बेसिक है, ये आपको समझना पड़ेगा। हम आगे जब सिर्फ नंबर्स की बात करेंगे तो आपको इंस्टेंट दिमाग में आना चाहिए कौन सा नंबर क्या है। ठीक है ना? तो ये एक है। अब अभी तक हमने जो समझा वो हिस्ट्री हो गई, न्यूमरोलॉजी कहाँ से आई, न्यूमरोलॉजी होती क्या है, और हमने 1 से लेके 9 नंबर तक समझा है। अभी टाइम हमारे पास है 22 मिनट्स। तो इसके अंदर मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को पहले बेसिक कोर नंबर्स के बारे में एक एक चीज की जानकारी देता रहूं। सबसे पहला हमारा कोर नंबर होता है मूलांक। अब मूलांक हमको देखना होता है कैसे और उसके क्या विशेषताएं होती है, वो मैं आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ पहले कोई भी, उसके बाद बताऊँ मूलांक क्या है। ये शब्द है मूलांक। हम जब स्टडी करेंगे अपनी बुक में, मैं जो आपको कोर्स मटेरियल अभी भेजूंगा, क्लास के बाद भेज दूंगा, उसमें इसको कहा गया है साइकिक नंबर। साइकिक नंबर है मूलांक। हम हिंदी में इसको मूलांक बोलते हैं। मूलांक का मतलब होता है, इसको अगर आप थोड़ा संधि विच्छेद करेंगे तो ये होता है मूल प्लस अंक। मूल का मतलब क्या हो गया है, बेस हो गया है। अंक का मतलब क्या हो गया, नंबर हो गया। दिस इज द बेस नंबर, इनिशियल नंबर। एक व्यक्ति जब इस संसार में जन्म लेता है तो वो कौन सी वाइब्रेशंस में जन्म लेगा, उस समय कौन सी खुशबू होगी, उस समय कौन से ग्रह नक्षत्र कहाँ होंगे, हर चीज निश्चित होती है पहले से। तो उसी समय पर उसी जगह पर वो व्यक्ति का या वो बच्चे का जन्म होता है। और जन्म जब होता है तो उसकी जो जन्म दिनांक होती है, जैसे अगर किसी बच्चे का जन्म 1 तारीख को हो तो जो 1 तारीख है वो उसका मूलांक है। अब मूलांक क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ। हमारे डेट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डी डी, एम एम, वाई वाई वाई। वाई वाई। ठीक है, ये हमारे डेट की कंपोनेंट्स होती है। तो जो डी डी है ये हो गया हमारा मूलांक। जो बेस नंबर हमारा होता है मूलांक, वो डी डी है। 1 मिनट है जरा।
तो बेसिकली हम जब मूलांक की बात करते हैं तो मूलांक होता है ये आपका डीडी जो होता है ये मूलांक होता है। ठीक है। अब मूलांक का मतलब क्या होता है? मूलांक का मतलब ये होता है कि इनिशियल जो डेट पे हमने जन्म लिया वो नंबर, बट उसका मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि हम बाहर से कैसे हैं, जो लोग हमको देख रहे हैं वो कैसे हैं, देख रहे हैं हमको। ठीक है। हमारे अंदर हम कैसे हैं, पर्सनैलिटी कैसी है हमारी, वो सारी मूलांक से पता पड़ती है। मूलांक जो एक्टिवेटेड होता है वो बर्थ समय से एक्टिवेट होता है मूलांक, और उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका जो ग्रेविटी होती है वो रहती है आपकी लगभग मैच्योरिटी की एज तक। जो आज की तारीख में हम अगर बात करेंगे तो 28-29 साल के आसपास तक आते आते मूलांक का इफेक्ट बहुत रहता है। ऐसे तो इफेक्ट लाइफ टाइम रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर है तो ये पीरियड में बहुत ज्यादा रहता है। इस पीरियड के बाद से लेके टिल द एंड ऑफ लाइफ, जब तक उस व्यक्ति की डेथ नहीं हो जाती है, तब तक का जो पीरियड है, चाहे 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, 60 तक, जितने भी साल का पीरियड बचा उसका, 28-29 साल के बाद से अगर हम देखेंगे तो मरते दम तक उसका भाग्यांक एक्टिवेट होता है। मतलब भाग्यांक को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे उस समय। मूलांक को भी पकड़ के रखेंगे लेकिन भाग्यांक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे लाइफ के अगले पार्ट में। लाइफ के पिछले पार्ट में जन्म समय से लेके हम मूलांक को ज्यादा स्ट्रेस देंगे। हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी होगी हम दोनों का देखेंगे, लेकिन ज्यादातर के जोर देंगे हम मूलांक के ऊपर। ठीक है। अब मूलांक भी क्या होता है, हम जब डीडी लिख रहे हैं यहाँ पर, तो कई बार मूलांक की तारीख भी जो है वो डबल डिजिट्स में आ जाती है। जैसे अगर यहाँ पर तारीख आ गई मूलांक की, समझो 13 तारीख, तो 13 तारीख मूलांक आएगा तो हम 13 तारीख को मूलांक नहीं गिनेंगे, हम इसको फर्दर कैलकुलेशन करेंगे 1 + 3, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो इस केस में हम इसका मूलांक गिनेंगे 4। तो जैसे ही आपके पास कोई तारीख आती है, आपको उसको सिर्फ तुरंत कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट में लाना है। सिंगल डिजिट में लाना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूमरोलॉजी के अंदर। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हर चीज सिंगल डिजिट पे लाके रखनी है। ठीक है। अभी अगर ये यहाँ पर 13 तारीख ना होते हुए ये आपकी 19 तारीख होती, तब क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर 1 + 9 हो जाता, तो इसका फिर आंसर आता 10। तो 10 अगेन डबल डिजिट नंबर है। डबल डिजिट नंबर रहेगा तो इसको हम सिंगल डिजिट पे कैसे लाएंगे? 1 + 0। तो 1 + 0 क्या आ जाएगा? 1 आएगा। तो हमारा मूलांक इस केस में 1 होगा। तो जिस व्यक्ति का जन्म 19 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, उस व्यक्ति का मूलांक जो है वो एक गिनती में आता है हमेशा, उसका मूलांक 1 होगा। सो दिस इज मूलांक। बेसिकली ये समझाने के लिए था कि मूलांक होता क्या है। अभी सेकंड हम बात करेंगे भाग्यांक की। भाग्यांक जिसको हम लोग लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं। लाइफ पाथ नंबर क्यों बोलते हैं? ये ऐसा नंबर है जो आपके पूरे लाइफ के पाथ को डिसाइड करता है कि आपका पूरे लाइफ का पाथ कैसा रहेगा, आपकी जिंदगी कैसे चलेगी, अंत समय तक आपके साथ क्या हो सकता है, क्या होने के चांसेस है, कैरेक्टर्स कैसे रहेंगे, सारी चीजें लाइफ पाथ नंबर बता देता है। तो लाइफ पाथ यानी भाग्यांक। भाग्यांक को अगर आप दो टुकड़े में भागेंगे तो क्या आएगा? पहला आएगा भाग्य और दूसरा आएगा अंक। जो हमारे भाग्य का अंक बताता है दैट इज भाग्यांक, जिसको हम लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं। अब लाइफ पाथ नंबर का मतलब क्या हो गया, ये तो ठीक है। लाइफ पाथ का नंबर का जो हम सिंगल डिजिट निकालेंगे वो कहाँ से निकालेंगे, उसके कैलकुलेशंस क्या होते हैं? तो लाइफ पाथ के इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ तो यही लेनी है, DD MM YY।
यही डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट लेना है। और यहाँ पर अगर हमको एग्जांपल देखना है कि अभी आप लोगों में से कोई अपनी एक जन्म तारीख पूरी बताइए, तो मैं उन्हीं का निकालता हूँ भाग्यांक। कोई डेट ऑफ बर्थ जी। 31 हाँ 1 हाँ 1984 83। 83 ठीक है। तो अभी ये डॉक्टर साहब की डेट ऑफ बर्थ है 31/1/1983। ठीक है, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ पूरी है। अब ये पूरी डेट ऑफ बर्थ को अगर हमको मूलांक निकालना है तो क्या मूलांक आएगा 31। तो 31 क्या हो जाएगा, अगेन 3+1, उसका टोटल आएगा 4। तो इस बर्थ डेट के अंदर अगर इसको हम एग्जांपल समझते हैं तो इनका मूलांक हो गया 4। एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिल गया, एक कोर नंबर मिल गया। अब इसके आगे हम देखेंगे भाग्यांक क्या होता है। तो भाग्यांक क्या होता है, आपको ये पूरी डेट ऑफ बर्थ जो है ना इसकी टोटल करनी पड़ेगी और सिंगल डिजिट में लाना पड़ेगा। ये पूरी टोटल को, ये पूरी डेट ऑफ बर्थ को। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पर लेंगे 3+1 प्लस 0 है तो उसको छोड़ देंगे, 0 काउंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट 1 पे आ जाएंगे। +1 प्लस ये 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 3। अभी जरा आप लोग टोटल करके बताइए कि इसकी टोटल सिंगल डिजिट नंबर में क्या आएगी, जरा बताइए आप लोग। ट्वेंटी सिक्स 8 नंबर हो गया। बराबर है, इसकी टोटल आ गई 26, जो कि एक कंपाउंड नंबर है। तो उसको हम लोग फिर फर्दर वापस से 2 और 6 को ऐड करेंगे, वो हो जाएगा 8। तो इस केस में अगर डॉक्टर साहब का हम डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं तो उनका मूलांक आएगा 4 और उनका भाग्यांक आएगा 8। तो जो फर्दर हमारे कैलकुलेशंस होंगे किसी भी तरह से, उसके लिए ये बेस नंबर्स है, दोनों ये कोर नंबर्स है। इन्हीं को लेके हमको आगे बढ़ते जाना, हर जगह इन्हीं को लेके हमको कोरिलेट करना है एक दूसरी चीज से, बराबर है। तो ये होता है भाग्यांक। भाग्यांक और मूलांक के कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ गए हैं या फिर और एक दो एग्जांपल लेके सीखे हम लोग? क्लियर है सर। जी। तो अगर लेना है तो कोई, विकास जी आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17/10/1977। हाँ ठीक है, अभी ये भी एक ले लेते हैं। मेरे से बड़े। कितने डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं? 17/7 है ना कि 17/10? 17/10/10 10। 1977। ठीक है। अब ये केस में विकास जी की डेट ऑफ बर्थ है 17/10/1977। इसके अंदर इनका मूलांक हो जाएगा 1+7 8, ये हो गया इनका मूलांक। ठीक है। अब भाग्यांक क्या होगा, 1+7 +1 +1 +9 +7 +7, ये इनका भाग्यांक होगा। अब भाग्यांक निकालने का ये तरीका है कि आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करना है। तो इस केस में कितनी आई टोटल इसके? 33। ये आ गई इनकी टोटल 33। अब अगेन 33 है तो इसमें 33 पर आपको रुक जाना है, इसके आगे इसको 6 नहीं करना है अभी के लिए। जब हम ग्रिड की बात करेंगे तो वहां पर इसको टोटल करके आपको 6 पे आना पड़ेगा। बट ऐसे भाग्यांक को आप 33 मान सकते हो कि ये 33 ये भाग्यांक है, इसको आप ले सकते हो। इसमें 3 नंबर्स होते हैं 11 22 33, 11 22 और 33। जब आपकी इसके अंदर टोटल 11 22 या 33 आएगी उस जगह पर आपको रुक जाना है, उस जगह के आगे आपको नहीं जाना है, आपको उसी पे रुक जाना है। बिकॉज ये 3 जो नंबर्स होते हैं ये मास्टर नंबर्स होते हैं। मास्टर नंबर्स के अपने एक अलग ही पावर्स होते हैं, अलग विशेषताएं होती है, जो आपको आगे मास्टर नंबर के चैप्टर में समझ में आएगा। सो आज के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने न्यूमरोलॉजी के बारे में समझा है, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है, और प्लैनेट्स वगैरह किस नंबर से कैसे जुड़े हुए रहते हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो इसमें अगर कुछ आपको समझना है या कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर। कोई डाउट्स नहीं है ना? नो नो डाउट। जी। वैसे आज का टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आगे कुछ भी रहेगा तो आप पूछिए, और अगर अभी भी कुछ डाउट्स होगा ना
तो आप बाद में ही मुझे मैसेज पे डाल के पूछ सकते हैं, या ग्रुप में डालेंगे तो भी हम आपको इसका डिटेल में जानकारी दे देंगे पूरी। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या करता हूं मैं आपको और कोड नंबर्स बताता हूं। हम जब बात करते हैं तो पहला नेम नंबर मूलांक हो गया है, दूसरा भाग्यांक हो गया है, तीसरी जब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कोड नंबर है वो है आपका नेम नंबर। नेम नंबर में क्या होता है, अल्फाबेट को नंबर से रिलेट किया जाता है। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बताता हूं कि नंबर अल्फाबेट के साथ कैसे रिलेट होते हैं। मैं यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स लिखूंगा और फिर उनके रिलेशन में नंबर्स लिखूंगा, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि ये किस तरह से रिलेट होते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सॉरी अल्फाबेट्स है ना इसमें। जब हम अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम की बात करेंगे चाइल्डियन मेथड में, तो उसके अंदर 9 नंबर नहीं आता है, तो आपके 1 से लेके 8 तक आते हैं। अभी इसको आप पाइथागोरन सिस्टम में क्या होता है, ए टू जेड एक लाइन में नंबर आते हैं सारे। जैसे ए के लिए 1, उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ऐसे लाइन से चलेगा, तो वो तुरंत याद हो जाते हैं। बट चाइल्डियन सिस्टम में क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये नंबर्स थोड़े टिपिकल मतलब एक फॉर्मेट में नहीं होते हैं, ये अलग अलग नंबर्स अलग अलग को दिए गए, आप सीधे सीधे याद नहीं कर सकते। तो आपको मैं अभी बताता हूँ किस तरह से ये नंबर्स होते हैं, किस तरह से अल्फाबेट्स जुड़े होते हैं इनके साथ। एक नंबर की बात करेंगे तो एक नंबर के नीचे आएगा आपको ए आई जे क्यू और वाई, ये 5 जो है ये एक नंबर के नीचे आएंगे। जब भी हम नेम न्यूमरोलॉजी में ध्यान रखेंगे कि अगर किसी का नाम जे से आ रहा है तो जे मतलब कितना हो गया, उसकी वैल्यू 1 हो गई, इस तरह से हम ध्यान रखेंगे। तो ये 5 अल्फाबेट्स जो है इन सब की वैल्यू है 1। सेकंड जो है 2 नंबर जो है, 2 नंबर किसके साथ लिंक है, कौन से अल्फाबेट के साथ, 2 नंबर है बी के और आर। 2 नंबर के लिए 3 अल्फाबेट है, बी के आर। अब जैसे डॉक्टर साहब का नाम है रंजीत, तो रंजीत का पहला शब्द होता है आर, तो आर का मतलब क्या हो गया कि उनका पहला जो आर है उसका मतलब है 2, 2 नंबर होता है। इसी तरह से हम जब उनके आगे का आर के आगे हम ए देखेंगे तो वो 1 नंबर होगा, एन देखेंगे तो वो 5 नंबर होगा, ऐसे अलग अलग हमको लिखते जाके उसकी टोटल करनी पड़ती है। तो उसके लिए ये सिस्टम में ये मेथड आपको थोड़ा सा याद होना जरूरी है। 3 नंबर की बात करेंगे तो 3 नंबर है सी जी एल और एस। ये 4 अल्फाबेट जो है ये 3 नंबर में आते हैं। जब हम किसी का देखेंगे नाम सी जी एल या एस से है, अब जैसे ये मैडम है सत्वशीला कोले, इनका पहला नाम है सत्वशीला, वो शुरू होता है एस से, तो नाम का इनका जो पहला अल्फाबेट है एस वो इधर आता है। इसका मतलब क्या हो गया, उनका जो नाम शुरू होता है वो 3 नंबर से शुरू होता है। ठीक है, 4 नंबर की बात करेंगे, 4 नंबर आता है डी एम टी। डी एम टी, ये 3 जो अल्फाबेट्स है वो 4 नंबर के साथ लिंक किए हुए हैं। ठीक है, 5 नंबर की बात करेंगे तो उसको 5 नंबर आता है ई एच एन एक्स। ई एच एन एक्स, ये जो 4 अल्फाबेट्स है ये आपके 5 नंबर को लिंक किए गए हैं। तो हम जब भी ई एच एन एक्स के हिसाब से बात करेंगे, वो नाम में वो अल्फाबेट अगर कहीं आता है तो उसकी वैल्यू हम पकड़ेंगे 5। 6 की अगर हम बात करेंगे तो 6 नंबर किसका है, यू वी डब्ल्यू। 6 नंबर को हम रिलेट करेंगे यू वी डब्ल्यू के साथ। किसी का भी नाम यू वी या डब्ल्यू से होगा या उसके अंदर वो अल्फाबेट्स आते होंगे, जैसे विकास जी का नाम वी से चालू होता है, तो अगर हम उसकी वैल्यू देखेंगे वी की, तो वी की वैल्यू हो गई आपकी 6 नंबर की। ठीक है, 7 नंबर की बात करेंगे तो ओ जेड, ये 2 अल्फाबेट जो है ओ और जेड ये आते हैं 7 नंबर के लिए, केतु के लिए। और 8 नंबर की बात करेंगे एफ पी, ये 2 अल्फाबेट जो है एफ और पी ये आते हैं 8 नंबर के लिए। तो अभी आप देखेंगे कि आपके पूरे 26 अल्फाबेट्स यहाँ पर आ जाते हैं, कोई भी अल्फाबेट छूटा नहीं है।
इस तरह से अल्फाबेट्स और नंबर्स का जो रिलेशन है वो इस तरह से होता है। जब हम नेम न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे तभी भी ये चैप्टर आएगा, लेकिन आपको इनिशियल लेवल पे मैंने बताया आज कि नंबर्स होते कौन कौन से हैं, हमको क्या क्या नंबर ध्यान रखने होते हैं। ये आगे आगे चैप्टर्स के अंदर एक एक टॉपिक हम जब लेना शुरू करेंगे तब जाके ये नंबर्स की जो इम्पोर्टेंस है, कैलकुलेशंस है, वो आपको उस समय समझ में आएगी। ठीक है ना। तो अभी नेम नंबर का एक चार्ट है, ये आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मैं आपके साथ जो पीडीएफ शेयर करूंगा उस पीडीएफ में पेज नंबर 65 पर, आई थिंक नहीं सॉरी पेज 65 पर नहीं है, उसके पहले है, ये चार्ट दिया गया है। आप बुक में ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा, थोड़ा पेज नंबर मिस हो रहा है मेरे से, बट आपको ये चार्ट मिल जाएगा। कुछ 2-3 चार्ट्स ऐसे हैं जिसको आपको रेडी रेकनर के जैसे बना के रख देना है अपने पास। जैसे ये चार्ट हो गया है, नंबर कॉम्पेटिबिलिटी है वो चार्ट है, और एक लोशू ग्रिड कैसे बनता है, उसमें नंबर कौन कौन से किस जगह प्लेस्ड होते हैं, उसका एक फोटो आप ले लीजिए। ये 3 चीजें आपने अपने पास रख ली है, तो आपको कहीं भी कैलकुलेशन करोगे तो ये 3 चीजें सामने रख के आप उसको बना सकते हो कैसे आता है। किसी का नाम करेक्शन करना है, कुछ करना है, तो ये वाला चार्ट आपके काम आएगा। जब इस नाम का करेक्शन आप कैसे करेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ रिलेट करके देखेंगे कि ये नंबर के साथ ये नंबर मैच करता है कि नहीं करता है, उसके लिए आपको कॉम्पेटिबिलिटी नंबर्स कॉम्पेटिबिलिटी चार्ट काम आएगा, वो भी उस बुक के अंदर है। जब आप किसी का प्रेडिक्शन करने के लिए उसका ग्रिड बनाएंगे, लोशू ग्रिड, तो लोशू ग्रिड में प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स कहाँ होना चाहिए, उसकी जानकारी भी आपको लोशू ग्रिड वाले चैप्टर में आएगी, वहां पर भी वो लोशू ग्रिड रेडी बना हुआ है। इस तरह से 2-3 चीजें अगर आपने अपने पास रख ली, और चौथी चीज हमारी रेमेडियल सेक्शन में आएगी। रेमेडी का भी मैंने पूरा रेडी रेकनर चार्ट आप लोगों के लिए दिया हुआ है, तो अगर आपको रेमेडीज याद नहीं भी होती है तो आप वहां से चार्ट को रेफर करके उसको रेमेडीज दे सकते हैं सामने। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए मुझे लगता है कि इतने टॉपिक्स ठीक हैं। मैं अभी आप लोगों को क्लास खत्म होने के बाद एक 5-10 मिनट के अंदर पीडीएफ शेयर कर दूंगा। पीडीएफ को आप पढ़िए, देखिए, जो जो चीजें समझ में आती है समझने की कोशिश करिए। जो टॉपिक आज हमने समझा है उतना ही पढ़िए पहले, ताकि वो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है ना। ठीक है, ठीक। अभी और एनीथिंग रिक्वायरमेंट आपकी है, कोई जानकारी चाहिए तो बताइए। नहीं, आज जो हमने ठीक जितना है पढ़ा सर। है टॉपिक्स के हिसाब से, अब क्या करेंगे हम, जब कल की क्लास लेंगे तो अब हम डायरेक्टली उसके आगे बढ़ेंगे। तो कल हम क्या करेंगे, कल हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स को कल थियरी पोर्शन करेंगे, जिसमें हम 1 to 9 नंबर्स की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करके खत्म करेंगे। क्योंकि थियरी आप लोगों को याद करनी है, मैं आप लोगों को याद नहीं करा सकता हूँ, मैं खाली एक बार उसको पढ़ के वो कैरेक्टरिस्टिक्स सब आपके सामने रख दूंगा, और थोड़ा शॉर्ट में पढ़ूंगा, स्पीड में होगा, ताकि आप लोगों को एक बार समझ में आ जाए। बस उतना करके हम आगे चलेंगे, मास्टर्स नंबर्स की तरफ चलेंगे और उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर ठीक। एक टॉपिक होगा हमारा नेम नंबर के ऊपर, एक टॉपिक हमारा होगा लोशू ग्रिड के ऊपर, फिर बाकी कार्मिक नंबर और जो भी नंबर्स होंगे उसके ऊपर एक टॉपिक होगा, और एक रेमेडियल सेक्शन होगा। इस तरह से हम अपने कोर्स का कंप्लीशन करेंगे। उसके अंदर अगर हमको लगता है कि हमारे पास टाइम की कमी है, टॉपिक्स बच गए हैं, तो मैं फ्राइडे की बजाय सैटरडे को भी एक दिन क्लास बढ़ा दूंगा आगे, हम 1-1.5 घंटा और लेके उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ठीक है, ठीक है। जी। तो आज के लिए हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, हम कल मिलते हैं वापस से 8:30 बजे। ओके, ठीक है। चलिए, गुड ओके नाइट। सर, ठीक है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।